चलिए मैं आपको एडमिन से ज़रा डिस्कस करके बता दूंगा। अच्छा, चलिए हमने तीन गजवा जो है ना वो डिस्कस कर ली थी। गजवा बदर, गजवा ओहद और गजवा खंदक। ठीक है, हमने इन गजवा को इस तरह कवर किया था कि अगर तो कोई गजवा बदर पे नोट आ जाए, कोई गजवा ओहद पे नोट आ जाए या गजवा खंदक पे नोट आ जाए तो हम उसको एज अ नोट अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और पास्ट पेपर्स में इन पे नोट्स आए हुए हैं, सवाल आए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 नंबर के सवाल आए हुए हैं। मतलब मैंने जितने भी पास्ट पेपर देखे हैं उसमें कहीं भी 20 नंबर का सवाल नहीं आया हुआ। अगर कोई बहुत ही कोई पुराना पेपर और उस पर आ गया हो तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इवन अर्ली 2000s के भी पेपर देखे हैं, 90s के भी कुछ पेपर देखे हैं, तो ऐसा सवाल नहीं आया कि पूरा 20 नंबर का सवाल आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब मिसाके मदीना हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, अभी मैं थोड़ा सा आपको फिर से करवा दूंगा ये रिवाइज। इस पे भी जो है ना वो 10 नंबर का नोट आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद जो हम गजवात करेंगे उसमें गजवा खैबर पे 10 नंबर का नोट आ चुका है। बाकी जो हुनैन है, गजवा हुनैन है, तबूक है, इन पे या मुता है, उन पे नहीं आया हुआ। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए खैबर को हमने काफी डिटेल में किया है क्योंकि रिसेंटली ही उस पे जो है ना वो नोट आया था। और क्योंकि वो ऐसी गजवा थी कि जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बातें डिस्कस हुई हैं तो उस पर आ भी सकता है। अच्छा, चलें, मीसाके मदीना हमने डिस्कस किया था। अब मीसाके मदीना था क्या? अगर आपको याद है तो कोई मुझे बता दे कि मीसाके मदीना क्या था। कोई मैसेज में लिख दे, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या जो आपको उसके बारे में पता है तो मुझे बता दे। इट वॉज एन एग्रीमेंट। अच्छा, और क्या चीज थी? कुछ भी याद हो इसके बारे में तो मुझे बताइएगा। सर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था मदीना के लॉ के मुताबिक। अच्छा, ठीक है, गुड आंसर। जब मक्का मदीना हिजरत की गई थी तो उसमें हमने ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट दिया था, मुहाजिरीन और बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इन मदीना व्हेन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम मदीना टू मक्का एंड एग्रीमेंट बिटवीन औस एंड खजरज, ठीक है। साइंड इन फर्स्ट हिजरी, इट वाज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम्स, ज्यूज एंड अदर नॉन मुस्लिम्स, बिल्कुल, वेरी गुड। चले, ठीक हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट है आप लोगों को, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे मदीना तो उनके सामने बहुत सारे मसले थे। ठीक है, और अगर मैं दो मेजर मसलों में इनको डिवाइड करूं ना, तो एक इंटरनल मसले थे, एक एक्सटर्नल मसले थे। इंटरनल कौन से मसले थे? जो इंटरनल रिफ्ट्स थी वहां के कबाइल के अंदर। और एक्सटर्नल कौन से मसले थे? जो एक्सटर्नल फोर्सेस इस्लाम को या मुसलमानों को अटैक करना चाहती थी, वो मसले। और सबसे बड़ी मेजर उसमें कौन सी फोर्स थी? वो कुरैश की थी। ठीक है। अच्छा, अब था क्या? अब जो मिसाके मदीना था बेसिकली वो इन दो बड़े मसलों को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या थे? लेट्स से अगर आपके पास सवाल आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर लेंगे। ठीक है, इट वाज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम, ज्यूज एंड अदर ट्राइब्स टू इंश्योर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले। अच्छा, दूसरा, रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर करना। अब मैंने आपको क्या बताया? दो मेजर चीजें जो मिसाके मदीना कर रहा था। एक इंश्योर कर रहा था कि इंटरनल रिफ्ट्स ना कॉज हो या कम हो, और दूसरा एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन हो। तो इंटरनल रिफ्ट्स को कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर किसी को रिलीजियस फ्रीडम हो। मतलब अगर मुसलमान है तो वो अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकें, वो अपनी सारी प्रैक्टिसेस कर सकें, अपने जो त्यौहार हैं वो मना सकें। इसी तरह ज्यूज हों तो उनको बिल्कुल अपनी हर इबादत करने की इजाजत हो,
अगर कोई और ट्राइब है उसको भी अपनी इबादत करने की इजाजत हो, मतलब कोई कंपल्जन ना हो। और कुरान की भी आयत है, देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन। ठीक है, कोई किसी को किसी भी तरीके से फोर्स ना कर रहा हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या इसमें पॉइंट, तीसरा क्या पॉइंट लिखा हुआ है, कलेक्टिव डिफेंस का। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर मुसलमानों पे कोई अटैक होता है तो जूस और बाकी सारे ट्राइब्स जो है ना वो मुसलमानों का साथ देंगे उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो मुसलमानों पे अटैक कर रही है। इसी तरह अगर जूस पे अटैक होता है तो मुसलमान और बाकी सारे ट्राइब्स उनका साथ देंगे, जो अरब ट्राइब्स वहां पे मौजूद थे। इसी तरह अगर औस और खजरज पे कोई अटैक होता है या किसी और ट्राइब पे कोई अटैक होता है तो मुसलमान और जूस उनका साथ देंगे एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाने के लिए मदीना को। ठीक है, तो इसका मतलब था कलेक्टिव डिफेंस है। अब अगर मैं इधर पाकिस्तान की एक मिसाल दूं कि भाई अगर पंजाब पे कोई भी आर्मी अटैक करती है, ठीक है, या लेट्स से बलूचिस्तान पे कोई करती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि बलूच जो है ना वो सिर्फ उनके खिलाफ लड़ेंगे। सही है, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लड़ेगा। लेट्स से इंडिया अगर पंजाब पे हमला करता है तो पाकिस्तानी फौज जो है ना इंडिया के अगेंस्ट लड़ेगी। सही है, तो मतलब ये मैंने एक एनोलॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की है कि आपको ये बात समझ आए कि ये जो कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट था ये क्या था। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो वहां पे स्टेब्लिश किया गया था वो एक जुडिशियल सिस्टम स्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, एक यूएस के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने कहा था जब तक किसी भी जगह पे जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट, मतलब फेयर जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे पीस भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो पहला मेन पर्पस था इंटरनल रिफ्ट्स का, अगर तो एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा तो ये रिफ्ट्स भी नहीं खत्म होंगी और पीस भी नहीं स्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो वहां पे जुडिशियल सिस्टम भी स्टेब्लिश किया गया। एंड ऑफ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली हम सारी चीजें ही इसलिए कर रहे हैं कि जो आपस में जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट से लास्ट क्लास में औस और खजरज का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि ये दो ट्राइब्स थे और ये दोनों आपस में बेतहाशा लड़ते थे। अगर एक ट्राइब मार्केट खोलता था तो दूसरा ट्राइब उससे कोई चीज नहीं खरीदता था, दूसरा ट्राइब खोलता पहला वाला ट्राइब उससे कोई चीज नहीं खरीदता था। आपस में जो है ना इन्होंने खूनरेजी की हुई थी, आपस में और 10 तरीके के मसाइल थे। ठीक है, ये सारी चीजें खत्म करने के लिए आपने मीसाके मदीना का कॉन्सेप्ट या उसका कॉन्स्टिट्यूशन या एग्रीमेंट दिया था। ठीक है, बॉट ट्रांसफॉर्मेशंस, पॉलिटिकल, रिलीजियंस, सिविक, सोशल, पॉलिटिकल, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ द वीक। अच्छा, यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी जो कि एक और यूएस प्रेसिडेंट है उन वो कहते हैं द राइट्स ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटेंड। अच्छा, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, अगर एक भी आदमी का जो राइट है ना अगर वो सल्फ होता है ना, इसका मतलब हर बंदे का जो राइट है ना वो खतरे के अंदर है या वो खत्म हो गया है। और वो जो एक आदमी जिसका राइट खतरे में डाला जा रहा है ना, वो जनरली वो आदमी होगा जो वो सोसाइटी में सबसे वीक बंदा होगा, या वो सोसाइटी के जो सबसे वीक बंदे होंगे ना सबसे पहले उनके राइट्स जो है ना वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी का जोर चल गया किसी और के ऊपर, और अगर ऐसी सोसाइटी है ना तो वहां पे जस्टिस नहीं कायम हो सकती। तो कानून जो है ना वो इस तरह बनाया जाता है कि हर एक एक बंदे के, स्पेशली जो वीक हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है इसका मेन मकसद ये भी था कि जो कौमें कम क्वांटिटी में हैं या जो वीकेस्ट कौमें हैं ना उनको भी जो है ना इंसाफ मिले और उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए। ठीक है, ये भी एक एम था मीसाके मदीना का। अच्छा, बैन ऑन ट्रीजन, मतलब बगावत की इजाजत नहीं होगी। मतलब कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई जंग कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जूस जो है ना वो उनके साथ मिलके मुसलमानों पे अटैक कर लें। उनका तो काम है कि वो मुसलमानों को सपोर्ट करें और एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ मिलके लड़ें। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैन ऑन ट्रीजन से ये मुराद। अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में बताया था इकोनॉमी पे।
कि किस तरह औस और खजरज के का आपस में पीस मतलब पीस इस्टेब्लिश किया गया, और किस तरह फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मार्केट इस्टेब्लिश कराई, जो कि यहूदियों ने भी एक अपनी मार्केट इस्टेब्लिश की हुई थी, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मार्केट इस्टेब्लिश कराई, और फिर किस तरह वहां पे चीजें इंश्योर की गई, किस तरह वो मार्केट बेहतर मार्केट बनाई गई, और वहां पे जो है ना वो इकोनॉमी ने फ्लरिश किया। बेसिकली आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका सोशल सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम, आपका सिविक सिस्टम, ये सारी चीजें बेहतर होंगी तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, और इकोनॉमी बेहतर होगी तो आप फिर इस्लाम को भी फैला सकेंगे। आपके पास जब तक पैसा नहीं होगा तो आप आप एक्सटर्नल एग्रेशन को कैसे रोकेंगे? ठीक है। आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप लोगों में खुशहाली किस तरह लाएंगे? ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और इकोनॉमिकली फ्लरिश होना बहुत जरूरी है। ये भी मिसाक मदीना ने इंश्योर किया था। सर स्लाइड व्यू ऑन कर दें? यस, स्लाइड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्लाइड व्यू में ना थोड़ा सा मुझे ना आपकी चैट जो है ना वो डिसअपियर हो जाती है, वो मैं नहीं चाह रहा कि वो बंद हो, क्योंकि फिर ये है कि मैं फिर बताता रहूंगा और फिर मैं सवाल नहीं ले सकूंगा। अभी देखें, आपको नजर आ रहा है? ठीक हो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी, ये बहुत आसान सा पॉइंट है, आपको पढ़ के ही समझ आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं, और उसमें भी हम दो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एस्पेक्ट और एक पीस का एस्पेक्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो मीसाक मदीना था, ये किस तरह जो है ना हमें मिलिट्री स्ट्रेटेजी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, और किस तरह इसने पीस इंश्योर किया। ठीक है, तो इससे भी ये भी हमें क्या करेगा, पॉइंट्स देगा जो कि हम उस सवाल में ऐड कर सकते हैं अगर सवाल आ जाए सीरत नबी पे, इन रिलेटेड टू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ ग्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट या अ ग्रेट पीस मेकर। ठीक है। अच्छा, मिलिट्री स्ट्रेटेजी बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिले? एक यूनाइटेड डिफेंस सिस्टम हो गया। पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा है। ऑल ट्राइब्स, मुस्लिम, ज्यूज एंड पेगन्स प्लेज्ड to defend Medina together, making it stronger against external threats। ठीक है, ये पॉइंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझ आना चाहिए। अगर कोई भी बीच में नहीं चीज समझ आ रही तो आप क्वेश्चन कर ले। ठीक है, इस बेसिकली अभी जो आप बातें सुन रहे हो, तो उसका मकसद ये कि बातों के दौरान अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई, तो फौरन से क्वेश्चन कर लिया करें। रिकॉर्डेड लेक्चर तो होता है आपके पास, तो उससे आप नोट्स तो उस टाइम बना ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और नोट्स के लिए मैं एक जो मैं स्ट्रेटेजी अपना रहा होता था वो ये थी, देखें आपको फिजिबल पड़ेगी नहीं पड़ेगी। मैंने एक प्रिंटर परचेज कर लिया था। ठीक है, और उससे जो है ना मैं प्रिंट निकालता था और इन्हीं के ऊपर नोट्स बना लेता था। ठीक है, कभी कभी वो प्रिंटर जो है ना, वो जाहिर सी बात है, इतने सारे पेजेस, इतने सारे नोट्स, वो महंगा भी पड़ जाता था। तो फिर मैंने ये किया था कि फोन जो था ना मेरा, उसमें एक नोट सीरीज का फोन लिया था मैंने। तो उसमें फिर जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, इसी के ऊपर वो नोट सीरीज के फोन में क्या होता है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो। अगर सैमसंग का नोट सीरीज का फोन नहीं और दूसरे फोन आते हैं ना जिसमें वो पेन होता है, तो आप उसके ऊपर लिख के ना अपनी बातें नोट कर सकते हो। फिर जब आप फाइनल नोट्स बना रहे होते हो ना, उसमें आपको हेल्प मिल जाती है, आपको याद रहता है कि भाई मैंने ये पॉइंट जो है ना वो प्रेजेंटेशन में था या सर ने बताया था, और मैंने इस पे क्या कॉन्सेप्ट लिया था। तो फाइनल नोट्स बनाने में फिर थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाती है। मैं कर रहा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, शायद आपको ये चीज हेल्प करे। अच्छा, प्रिवेंटेड इंटरनल रिबिलियन। ठीक है, ये दो चीजें तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताई हैं कि दो मेन मकसद थे कि इंटरनल रिबिलियन ना हो, इंटरनल रिफ्ट ना हो, और एक्सटर्नल एग्रेशन से खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। ये पॉइंट वन एक्सटर्नल एग्रेशन के बारे में। ये पॉइंट टू, इस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल अथॉरिटी। अच्छा, इसकी मिसाल इस तरीके की है, अगर एक आर्मी है, ठीक है, उसमें अगर 5-6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, तो आप कभी भी जो है ना वो एक सक्सेसफुल आर्मी नहीं बना सकते। ठीक है, या एक कंपनी है उसमें 5-6 सीईओज हैं, तो वो आप एक सक्सेसफुल कंपनी नहीं बना सकते। देखें, अब फर्ज करें
जैसे गजवा ओहद की मिसाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि सहाबा को बोला था जो आर्चर्स थे 50, विच वर 50 इन नंबर, कि आप लोगों ने इस जगह से नीचे नहीं उतरना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम जीत जाएं या चाहे हम हार जाएं और हमारा गोश्त गिद्ध खा रहे हो, वल्चर्स खा रहे हो, फिर भी आपने नहीं उतरना। ठीक है, अब यही जो है ना, अगर मल्टीपल कमांड्स होती, ठीक है, लेट से कोई भी एक वॉर है, तो गजरावाद की नहीं बात करते, कोई भी एक वॉर है जिसमें एक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन होती, और एक लीडर कहता कि भाई आप जो है ना उतर के माले गनीमत कलेक्ट कर लेना, एक लीडर कहता कि नहीं भाई तुम लोगों ने नीचे नहीं उतरना, एक लीडर कहता कि नहीं तुम जो हो ना वो फलां कैंप पे चले जाना। तो तीन तीन अलग इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। जब तीन तीन अलग इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं और एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती ना, तो आप कोई भी चीज नहीं चला सकते, ना कंपनी चला सकते हैं, ना मुल्क चला सकते हैं, ना आर्मी चला सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में मिसाक मदीना ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुप्रीम लीडर, एक सेंट्रल अथॉरिटी करार दिया गया था, ताकि ये सारे मसाइल ना आए। अच्छा, मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, या इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको भी आप अपने पैराग्राफ का पार्ट बना सकते हैं। अच्छा, और जब आप ये सवाल अटेम्प्ट करें, जरूरी नहीं है कि ये 5 पॉइंट्स हैं तो आप 5 पैराग्राफ्स इस पे लिखें। आप इनको कंबाइन करके जो है ना, वो एक आध पैराग्राफ या एक दो पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। और अभी आपको अगर लगता है कि ये आप कर भी पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे, तो अभी जो मैं टेस्ट लूंगा, या हो सकता है शायद मैं आपको बोलूं कि एक सवाल पे नोट्स बना लें, ठीक है, या देख के ही आप अटेम्प्ट कर लें, तो उसमें फिर आपको मतलब चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि आप जब खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या मसला आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद है प्रोटेक्टेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये इकोनॉमी पे मैंने आपको बताया था अभी इस लास्ट स्लाइड में कि इसका क्या मकसद था। डिस्करेज्ड एनिमी अटैक्स, ठीक है, मोर और लेस ये वही वाली बात है, यूनाइटेड डिफेंस सिस्टम बनाई इसलिए था कि हम डिस्करेज कर सके एनिमी अटैक्स को। अच्छा, चले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, पीस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, क्योंकि हम ये सवाल पीस एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी कर रहे हैं, तो अब पीस वाली स्लाइड्स हम देख रहे हैं। एंडेड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो पूछ लें सवाल। गारंटीड रिलीजियस फ्रीडम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल सिस्टम स्टैब्लिश, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप यहां देखें, ये जो दो पॉइंट्स है ना, अगर मिसाके मदीना पे सवाल आए ना, या नोट आए, ठीक है, नोट ही आएगा ज्यादा ज्यादा, सवाल मैंने नहीं देखा आते हुए। अगर आया हुआ हो और आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मेरा भी वो, ये मैं करेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो दो स्लाइड्स है ना, ये आपको क्या बताएंगी, ये बेसिकली मिसाके मदीना एक्सप्लेन कर रही हैं। और ये जो बाकी दो स्लाइड्स हैं, ये आपको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, उसका आंसर कर रही होंगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये जब बातें आपने यहां कर दी हैं तो नीचे क्यों कर रहे हैं? ये मैंने नीचे इसलिए की हैं ताकि आपको फर्क पता चल सके कि कौन सी बात किस एग्जैक्ट सवाल में अटेम्प्ट करनी है। सर आप 1 लाइन में लिख रहे हैं, हर पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे इसमें? अच्छा, अब यूनाइटेड डिफेंस सिस्टम पे जैसे मैंने बहुत डिटेल में बात की है ना, तो आप उसको उतनी ही डिटेल में जाके एक्सप्लेन करके आप बात कहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस पे अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे सवाल आता है ना, ठीक है, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, तो मैं अगर आपकी जगह होता, क्योंकि अभी हमने 3 गजवात कर ली हैं, 4 गजवात अभी करेंगे, और एक जो है इसाके मदीना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी में हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी में 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी में 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी में 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो टोटल जो है ना, लेट से मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ना आपके पास 30 से, मतलब यहाँ चले 25 पॉइंट्स आपके पास टोटल हो जाते हैं, या 20 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब सारे 20 के 20 जो है ना आप नहीं लिख सकेंगे एग्जाम में। ठीक है, आप पिक एंड चूज करेंगे कि आपने कौन सा लिखना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये सवाल आता ना मिलिट्री स्ट्रेटेजी का या पीस एस्टेब्लिशमेंट का, तो मैं इन 5 पॉइंट्स को ना मर्ज करके एक ही उसमें लिख लेता। ठीक है, वैसे ये सवाल आने के कम चांसेस हैं कि आप ये बताएं कि मिसाके मदीना से मिलिट्री स्ट्रेटेजी बेनिफिट क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा सवाल कभी आया नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हम फिर नहीं सोचते। सही है, मिलिट्री स्ट्रेट, सर ये कोटेशन कैनेडियन आइजर की हम रिलेट कैसे करेंगे?
अच्छा, ये तो मैंने खैर एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताई है कि देखें, एक जुडिशल सिस्टम होने की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने नहीं मतलब ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। जैसे इसे क्या लिखा हुआ है, पीस एंड जस्टिस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है कि भाई पीस जस्टिस के बगैर नहीं हो सकता और जस्टिस पीस के बगैर नहीं हो सकती किसी भी सोसाइटी में। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। और अगर मैं आपको ये बात कहता कि भाई मैं ये कह रहा हूं तो शायद उसकी उतनी इंपॉर्टेंस ना हो। लेकिन अगर एक यूएस का एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो ये बात कह रहा है, तो आप जाहिर सी बात है एग्जामिनर भी उसको ज्यादा वैल्यू देगा और आपको भी उसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। तो ये इस पैराहे में मैंने ना ये बात लिखी है और आपको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, तो ये मिसाक मदीना हुआ। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद अभी हम गजवा खैबर पे आने लगे हैं। गजवा खैबर काफी टाइम लेगी, बाकी जो तीन गजवात हैं वो इतना टाइम बिल्कुल नहीं लेंगी। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ खैबर, रीजंस बिहाइंड बैटल ऑफ खैबर एंड प्रूफ दैट द एम वाज पीस। अच्छा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि गजवा खैबर में उसका ग्राउंड मैप किस तरीके का था। देखिए, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि जो सहाबा वहां मौजूद थे जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ट्रीटी पे मोहर लगा रहे थे, तो वो बहुत क्या कह सकेंगे, दिल बर्दाश्ता थे। और वो काइंड ऑफ उस ट्रीटी के अगेंस्ट थे, क्योंकि अपेरेंटली तो यही नजर आ रहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ ट्रीटी साइन हो रही है। जब किस तरह मुसलमानों के खिलाफ ट्रीटी साइन हो रही है, उसमें लिखा गया था वो हज की नीयत से, ओ सॉरी, वो तवाफ की नीयत से जा रहे थे ना उस वक्त, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि मैं जो है वो तवाफ कर रहा हूँ काबा का। तो उन्होंने इस चीज को डिवाइन रेवलेशन समझा था और सहाबा के साथ, 1400 सहाबा के साथ वो चल इस तवाफ काबा के लिए निकल पड़े थे। ठीक है, तो फिर बीच में वो सारा बैत रिजवान वाली बात और बाकी सारी चीजें हुई थी। तो फिर एंड में जो है ना वो एक ट्रीटी साइन हुई थी जो कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कही जाती है। उसकी जो कंडीशंस ये थी कि भाई इस साल जो है ना आप नहीं आओगे तवाफ के लिए, आप वापस चले जाओ। एक तो ये बात नहीं उनको पसंद आई थी। एक ये बात की कही गई थी कि भाई अगर कोई भी बंदा मदीना से मक्का आता है इस्लाम को छोड़ के तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा भाई, ठीक है, कर लें। लेकिन अगर कोई बंदा मक्का से इस्लाम कबूल करके मदीना आता है तो उसको वापस भेजा जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात जो है ना मतलब बिल्कुल नहीं पसंद आई थी मुसलमानों को। तीसरी जो बात नहीं पसंद आई थी कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट था उस पे लिखा था, जो मोहर लगी थी उस पे था कि मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो ये उन्होंने हटवाया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला का बेटा, ऐसा करके कोई ना मुहर पे मतलब पहले सिग्नेचर नहीं होता था, पहले जो है ना वो इस तरह मोहर लगती, तो इस तरह की मोहर लगवाई थी। ठीक है, तो ये कोई बात जो है ना वो मुसलमानों को नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर इन्विजन कर सकते थे। ठीक है, उसके फवायद फिर हमें आगे जितने भी गजवात है ना उसमें नजर आते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ट्रीटी ऑफ उदैबिया में क्या हुआ था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्यूचर बेनिफिट्स कोई नजर आ रहे थे जो बाकी सब मुसलमानों को नहीं नजर आ रहे थे। ठीक है, ये एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि अगर हम इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझे ना तो इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनाई थी। कैसे? अभी पहली गजवा देखें जो हुई थी। अब मुसलमानों के साथ जो है ना वो ज्यूज बड़ा धोखा करते थे। ठीक है, एक तो वो क्या करते थे, कभी कभी तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते थे वॉर में, मतलब जंग में जो है ना वो उनके लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी वो क्या करते थे कि वो फंडिंग प्रोवाइड करते थे। ठीक है कि भाई हम आ नहीं रहे लेकिन हमसे पैसे ले लो। अच्छा, कभी कभी क्या करते थे कि भाई जंग नहीं हो रही तो वो कहते थे कि ठीक है भाई, या दोनों का मतलब सही काम चल रहा है, कुफार जो है ना उनका जंग का प्लान नहीं है, मुसलमान है वो भी घर में आराम से बैठे हुए हैं, तो ये उनको उकसाते थे कुफार को कि भाई इनके खिलाफ जंग करो। ये भी करते थे। अब मुसलमान जो है ना उन पे अटैक, और बेसिकली ये खैबर के एरिया से हो रहा होता था, लेकिन मुसलमान उन पे कोई अटैक नहीं लॉन्च करते थे।
क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि देखें, एक सेकंड इसको जरा जूम करता हूं मैं, कि मदीना से अगर हम खैबर पे अटैक करने जाएंगे ना, तो चांसेस हैं कि ये जो मक्का में कुरैश वाले बैठे हैं ना, ये हम पे अटैक लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम पे अटैक लॉन्च हुआ, हम यहां से छोड़ के यहां गए हुए हैं, तो हमारे बच्चे, हमारा माल, ये सब कुछ मदीना में है, तो फिर हम बहुत वीक हो जाएंगे टेक्टिकली। इसलिए ये कभी भी अटैक नहीं लॉन्च करते थे। बजाय इसके कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया यहूदियों ने, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते थे। तो सुलह हुदैबिया जब साइन हुआ ना, तो हम इस साइड से तो प्रोटेक्ट हो गए कि भाई मक्का से तो कोई ना अटैक नहीं लॉन्च होना, क्योंकि हमने 10 साल की पीस ट्रीटी साइन की कि 10 साल तक कुरैश हम पे कोई हमला नहीं करेगा, ना ही हम उन पे करेंगे। ठीक है, तो जब ये साइड प्रोटेक्ट हो गई ना, तो फिर आप खैबर जा सकते हो। और फिर हमने यही किया। फिर जो इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरी चीजें की थी ना, फिर उनका हमने हिसाब लिया। अच्छा, खैबर जो है ना, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है मदीना से। अच्छा, अब इसको हम ऑन ग्राउंड देखते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या हुआ। भाई ऑन ग्राउंड ये हुआ कि यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5, और ये मुसलमानों की फौजें नजर आ रही होंगी, और ये जो है ना यहूदियों की फौजें नजर आ रही हैं आपको। सही है। और ये वो जगह है जहां पे गजवा खैबर लड़ी गई। अच्छा, अब ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये हैं क्या? ये फोर्ट्रेसेस हैं, ये किले हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है ना मुसलमानों ने इन किलों पे कब्जा किया, या किलों को फतह किया। अच्छा, सबसे पहले ये किला, इसमें बड़ी मुश्किल हुई शुरू में, ये नहीं फतह हो रहा था। फिर पूरा दिन लग गया, फिर अगले दिन जो है ना वो तैयारी की मुसलमानों ने। और उससे पिछले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, मैं, अच्छा ये वर्डिंग्स जो है ना, मैं ये बार बार कहता रहता हूं कि काफी हिस्टोरियंस इसको अलग तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। तो जो मुझे मोस्ट ऑथेंटिक लगी वो ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात पहले, जब पूरा दिन इस किले को फतह करने में लगाया और नहीं हुआ, तो कहा था कि अगले दिन मैं ऐसे बंदे को ये झंडा दूंगा जो ये किला फतह करेगा। इस पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बोला था, मुझे कभी भी लीडरशिप लेने का दिल नहीं किया। ठीक है, लेकिन इस दिन जो है ना, मेरा दिल किया था कि ये लीडरशिप मुझे मिले, और मैं जो हूं ना वो किला फतह कर सकूं। ठीक है, लेकिन अगले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को झंडा दिया, और उन्होंने फिर ये किला फतह करके दिखाया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना ये किला नंबर 2 फतह हुआ, 3 फतह हुआ, 4 फतह हुआ, फिर 5 पे पहुंचे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंश्योर की थी कि ये जो किले चूज किए थे ना, ये इस तरह चूज किए गए थे कि पहले जो है ना जो थोड़ा वीक किला है उस पे जाए, फिर उससे जो थोड़ा स्ट्रांग है, या मतलब 19 20 का फर्क है, इस तरह जाए। ठीक है, और फाइनली जो सबसे स्ट्रांग किला है हम उस पे जाएंगे। सही है। तो अगर देखें सबसे पहले स्ट्रांग पे चले जाते, और वो हमसे ना होता, तो हमारे हौसले भी पस्त हो जाते। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो अपनाई गई थी वहां पे, और वो सक्सेसफुल भी हुई थी। और जो दूसरी यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ये थी कि भाई मुसलमान ये भी कर सकते थे कि 2 पे भी चले जाएं, 3 पे भी चले जाएं, 1 पे भी चले जाएं। इससे ये होता ना कि मुसलमान जो है ना वो इफेक्टिवली जो है ना वो आगे ना बढ़ सकते। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ लड़ रहे होते, कुछ यहाँ लड़ रहे होते, हो सकता है कि फिर कोई भी किला ना फतह हो पाता, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई एक ही किले पे जो है ना वो सब जो है ना अपना अटैक लॉन्च करेंगे, एक को फतह करेंगे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ये भी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी जो कामयाब हमें जिसने कराया। अच्छा, जब 5वें में पहुंचे ना, तो वो बड़ा फोर्टिफाइड और स्ट्रांग किला था, वो नहीं गिर रहा था। ठीक है, मतलब वो नहीं ढहा पा रहे थे। तो भाई क्या करें क्या करें, अब बहुत सारे दिन भी गुजर गए और वो किला हम नहीं फतह कर पा रहे थे। अच्छा, तो फिर एक इनोवेटिव स्ट्रेटेजी अपनाई गई जो इससे पहले किसी गजवा में नहीं आजमाई गई थी, और दुनिया में हमें शायद बहुत कम मिसालें मिल रही थी इस तरीके की स्ट्रेटेजी की। वो क्या स्ट्रेटेजी थी? यूज ऑफ कैटापॉल्ट। ठीक है, किसी को पता है उर्दू में कैटापॉल्ट को क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो मुझे बताए। खैर, कैटापॉल्ट जो है ना, वो ये जो आपको हथियार नजर आ रहा है, ये होता है। इससे क्या हुआ? इससे, इसको मुसलमानों ने यूज किया, और इससे जो है ना किले की एक दीवार गिराई। तो जब एक दीवार गिराई, तो बस फिर तो काम आसान हो गया। मंजीक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंजीक कहते हैं। अच्छा, फिर जब किले की एक दीवार गिराई ना, तो बस फिर काम आसान हो गया, फिर सब मुसलमान जो है ना वो अंदर घुस गए, और बस फिर इस पे कब्जा हो गया किले पे। ठीक है, तो ये थी हमारी
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये सवाल पास पेपर में भी पूछा गया है और इसके पीछे ना बहुत ज्यादा, मतलब ये यहूदी भी जो है ना, आज तक जो है ना इस वॉर को मुसलमानों के लिए कहते हैं कि ये मुसलमानों ने हम पे एग्रेशन किया था। और मतलब इस वॉर को वो एज अ टूल इस्तेमाल करके ना मुसलमानों को बहुत ज्यादा मलाइन करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये वॉर ज्यादा फेमस भी रहती है और पास पेपर्स में भी पूछी जाती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको डिटेल में किया है क्योंकि ये फिर से पूछी जा सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें ना बेसिकली ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई हमने जो अटैक किया था ना यहूदियों पे, वो एक पीसफुल अटैक था और पीस कायम करने के लिए वो अटैक था। ठीक है। और इन लोगों ने पास्ट में हमारे साथ ये बहुत बुरा कर चुके थे हमारे साथ पास्ट में, इसलिए हमने इनके घर जाके इन पर अटैक किया था। अच्छा, तो हम उसको अब देखते हैं किस तरह जस्टिफाई कर पाते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। बनु नादिर, ये एक जूइश ट्राइब है। ठीक है। बनु नादिर नाउ रेजिडेंट्स ऑफ खैबर आफ्टर एक्सपल्जन हेट एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मुस्लिम। अच्छा, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखा है, यहाँ बुलेट में क्या लिखा है। बनु नादिर आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना फॉर ट्रीजन इन ओहद and trying to kill Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Nadir leaders took refuge in Khyber and turned it into a base of operations against Muslims. अच्छा, बनु नादिर ने ना दो तीन काम बड़े बुरे किए। एक तो ओहद के दौरान जो है ना, इन्होंने जो हमारे अगेंस्ट पार्टी थी ना उनके साथ अलाय करने की कोशिश की थी। ठीक है। तो ये क्या है, एक्ट ऑफ ट्रीजन। सही है, किसके मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के मुताबिक। सॉरी, जो हुदैबिया की ट्रीटी थी ना, वो जो हमने साइन की थी उसमें हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि भाई अगर कहीं भी जंग होगी तो आप हमारा साथ दोगे, आप हमारे अगेंस्ट नहीं जाओगे। ठीक है। उसके तकरीबन 52 या 53 शिक्के हैं। तो उसमें ये भी था कि आपने साथ देना है, साथ क्या दे रहे हो, तुम तो अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है। तो इन्होंने एक्ट ऑफ ट्रीजन कॉज किया। एक और चीज इन्होंने जो की थी, दो लोग जो है ना मुसलमानों के शहीद किए गए थे। ठीक है। तो भाई इस्लाम का जो कानून कहता है वो ये कहता है कि आप जो है ना उनके एवज ब्लड मनी दो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके पास गए, या तो ब्लड मनी दो या तो फिर सजा फेस करो। खुद इनके पास गए ब्लड मनी नेगोशिएट करने के लिए, और इन्होंने मना किया हुआ था कि हम ब्लड मनी भी नहीं देंगे। अच्छा, तो इन्होंने ना साथ में ये भी प्लान किया कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो एक बहुत बड़ा पत्थर है वो हम उन पे गिरा के उनको शहीद कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। ठीक है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू वही नाजिल हुई और उनको यहूदियों का प्लान बताया गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बच गए। अब ये क्या कर चुके थे, ये ओहद में ट्रीजन कॉज कर चुके थे। और दूसरा, इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद भी करना चाहा, इसलिए इनको एक्सपेल कर दिया गया, मतलब मदीना से निकाल दिया गया। अच्छा, मदीना से निकाल के इनके जो ज्यादातर लोग थे ना वो सब खैबर चले गए। अब जब ये खैबर गए ना, तो जाहिर सी बात है वो निकाले गए हैं तो उनको यही आग लगी हुई थी कि भाई हमें क्यों निकाला गया। निकाला इसलिए गया क्योंकि तुमने मुआहिदा ब्रेक किया है, और दूसरा तुम जो वहां का लीडर है जिसका तुमने मुआहिदा किया है उसको तुम शहीद करना चाह रहे हो। ठीक है। तो हम लोग तो जस्टिफाइड थे, लेकिन इनको आग लगी हुई थी। फिर इन्होंने गजवा खंदक में जो है ना, गजवा खंदक आपको याद होगी कि यहाँ पे, एक सेकेंड, चलें उसको अभी पीछे वाली स्लाइड पे नहीं जाते। बेसिकली गजवा खंदक के दौरान भी जो है ना इन्होंने बड़ी सपोर्ट की, जो पार्टी हमारे अगेंस्ट थी कुरैश की। ठीक है। उनको इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक है। तो डायरेक्टली ये हर जगह नहीं इन्वॉल्व हुए, लेकिन उस जगह पे इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की। तो जो पार्टी सपोर्ट भी प्रोवाइड करे ना, तो आप अगर उन पे अटैक करो ना, तो ये नहीं होगा, आप एग्रेसर नहीं कहलाओगे। ठीक है। आपने तो अपनी डिफेंस के लिए अटैक किया है कि भाई इन्होंने तो हमें मारने की कोशिश की है, इसलिए हमने इन पे अटैक किया। ठीक है। तो यहां पे ये चीज बड़ी जस्टिफाई हो जाती है। अच्छा, चले एक तो ये बनु नादिर वाला किस्सा समझ आ गया हमें। अच्छा, इसके बाद है खैबर्स रोल इन द बैटल ऑफ खंदक
अपार्ट फ्रॉम बनु नादिर। अच्छा भाई, बनु नादिर तो हमने देख लिया, उसके अलावा जो जूइश ट्राइब्स थे ना, वो भी मुसलमानों के अगेंस्ट थे। अच्छा, देखते हैं कौन कौन से। अदर जूइश लीडर्स फ्रॉम खैबर कन्विंस्ड कुरैश, गतफा एंड अदर ट्राइब्स टू अटैक मदीना इन द बैटल ऑफ खंदक। खैबर फंडेड द एंटायर कुरैश आर्मी एंड गेव मिलिट्री असिस्टेंस to Banu Qurayza, leading them to betray Medina during the siege. Had Medina fallen, the Muslims would have been completely wiped out. Khabar had to be dealt with to prevent future invasion. चले, मैं पीछे वाली स्लाइड पे चले ही जाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये गजवा खंदक का जो मैप था, यहाँ पे मदीना था और मुसलमानों की आबादी थी, और यहाँ पे हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था कि हम खंदक खोदें। ठीक है, ये आपको खंदक नजर आ रही है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे यहूदी हैं, और ये वो यहूदी हैं जो ऑलमोस्ट, जिन्होंने पैक्ट साइन कर लिया, वाला पैक्ट हो गया था इनका, इनके साथ, कुरैश के साथ, और ये मुसलमानों पे अटैक करने लगे थे। तो किस तरह की सिचुएशन डेवलप होने लगी थी? इस तरह की सिचुएशन डेवलप होने लगी थी कि यहां से यहूदी अटैक करेंगे, यहां से जो है वो कुरैश अटैक करेंगे, और मुसलमान बीच में क्रश हो जाएंगे। वो तो अल्लाह का करना हुआ कि नुआइम इब्ने मसूद पिक्चर में आ गए और मुसलमान बच गए। ठीक है। अच्छा, अब इनको जो है ना, ये बनु कुरैजा जो वहां पे यहूदी मौजूद थे, इनको सपोर्ट किसकी हासिल थी? उनको, जो खैबर में यहूदी मौजूद है ना, बनु नादिर हो गए या दूसरे ट्राइब्स हो गए ना, उनकी सपोर्ट हासिल है। वो उनको बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो। वो कुरैश को क्या नाम है, मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और हर तरीके से सपोर्ट कर। ठीक है। लेकिन इनके खिलाफ कुछ किया था हमने? नहीं किया था। तो इनके खिलाफ कुछ करना ड्यू था। ठीक है। एक हमने बनु नादिर का वो देख लिया, एक हमने यहां देख लिया कि ये किस तरह जो है वो हमारे अगेंस्ट जा रहे थे गजवा खंदक में। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं। खैबर became a hub for future attacks on Muslims. Even after the failure of Khandak, Khyber leaders continued plotting new alliances against Muslims. अच्छा, देखिए, एक तो क्या है कि खंदक से पहले गजवा ओहद थी। वहां पे जो है ना, यहूदियों ने इनका साथ देना चाहा, कुरैश का, और साथ दिया। ठीक है। खंदक के दौरान भी इन्होंने, यहूदियों ने कुरैश का साथ दिया। अच्छा, अब दोनों दफा जब ये फेल हो गए, और मुसलमानों को ये चाहते थे कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, नहीं है मुसलमान खत्म, उसके बाद भी जो है ना, ये उकसाते रहे उन्हें कि भाई तुम मुसलमानों पे अटैक करो, मुसलमानों पे अटैक करो। ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल कहाँ मिल रही है? ये जो मैंने लिखी हुई है ना, वो एग्जाम्पल है उसकी। जो ये गतफान ट्राइब है, उनपे गतफान ट्राइब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको क्या नाम है, ये कह रहे थे हमारी जितनी क्या नाम है क्रॉप्स होती है ना, वो आधी आप ले लेना, लेकिन ये मुसलमानों पे जो है ना, तुम लोग अटैक करो और इन्हें खत्म करो। ठीक है। मतलब अगर पाकिस्तान की टोटल जो है, लेट्स से एक साल की इनकम 100 रुपए है ना, तो पाकिस्तान बोलेगा कि 50 रुपए तुम ले लो, बाकी हम लोग खुद ही गुजारा कर लेंगे। ठीक है। इतने डेस्परेट थे ये मुसलमानों के, मतलब मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे, इतनी डेस्परेशन से। तो हम अगर उन पे अटैक करें तो क्या हम नॉन नॉन पीसफुल हैं? हम एग्रेसर्स हैं? नहीं, हम एग्रेसर्स नहीं है। आप लोग हम पे अटैक कर रहे हो, उसको प्रियम्प्ट करके हमने आप पे अटैक किया है। अच्छा, अब अगली स्लाइड देख लेते हैं। ओहद, खंदक, और फिर उसके बाद जो इनका एग्रेशन था वो मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, पीस वॉज ऑफर्ड बिफोर द अटैक। ठीक है। आप ओहद में हमारे अगेंस्ट थे, आप खंदक में हमारे अगेंस्ट थे, आप उसके बाद जो है ना उकसाते रहे लोगों को कि हम पे अटैक करो। तीनों दफा आपने पूरी कोशिश की कि मुसलमान सफाई हस्ती से मिट जाए। ठीक है। फिर भी जब हम आपके पास आए, तो हमने आपको पहले पीस ऑफर किया कि भाई टेबल पे आ जाओ, बात मान लो, हमारी कुछ बातें मान लो, आपकी कुछ बातें मान ली जाएंगी, और हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन आपने नहीं माना। ठीक है। तो हम तो अपना क्या नाम है, पीस का पॉइंट जो है ना, वो बार बार स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगली तरफ से एग्रेशन हो रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपसे लड़ेंगे, तो भाई लड़ेंगे तो ठीक है, लड़ो। अच्छा, प्रिएम्प्टिव। अच्छा, जब भी हम वॉर्स डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो बाकी सारी वॉर्स में ना, तो अगली जगह से जो है ना, वो बोला गया कि भाई हम अटैक करने आ रहे हैं, तो फिर मुसलमानों ने डिफेंड किया। ये एक ऐसी वॉर है कि जहां पे हम खुद गए थे अटैक करने,
लेकिन उसकी वजूहात ये थी कि आप 10,000 चीजें कर चुके हो हमारे अगेंस्ट, और हमने जो है ना उसका काइंड ऑफ बदला नहीं लिया। ठीक है यहाँ, और अगर हम ना लेते तो तुम तो वैसे ही उकसा रहे थे कुरैश को कि दोबारा अटैक करो, या दूसरे ट्राइब्स को कि दोबारा अटैक करो, तो हम पे अटैक होता। तो हमने सिर्फ खुद पे अटैक रोकने की कोशिश की है। सही है। अच्छा, प्रीएम्प्टिव डिफेंस बिफोर अ लार्जर इन्वेजन, ये वही बात है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू स्ट्राइक फर्स्ट बिफोर द जूइश अरब कोalition कुड लॉन्च अनदर वॉर। हमने अगली जंग खुद पे मुसल्लत होने से रोकी है, तुम लोगों पे अटैक कर। ठीक है, इस स्लाइड में ये वाली बात बताई जा रही है। तो हमारे इंटेंशंस जो थे ना वो जस्ट टू स्टैब्लिश पीस थे। ठीक है। अच्छा, खैबर्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अच्छा देखिए, बाकी सारी चीजें तो हैं अपनी जगह कि ठीक है हम भाई अटैक नहीं चाहते थे खुद पे। एक रीजन ये भी है वॉर पे जाने के लिए, ये भी था कि अगर मुसलमान जो है ना खैबर पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, या उनके जो किले जो है ना वो फतह कर लेते हैं, तो मुसलमानों की नहीं ना बड़ी इकोनॉमिक विक्ट्री भी होगी। किस तरह? वो इस तरह होगी कि जूस जो थे ना वो बहुत अमीर थे। ऐसे ही तो नहीं वो कुरैश को बोल रहे हैं कि अटैक करो हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, तो ये अमीर बहुत थे, तो इससे क्या होगा कि मुसलमानों को इनका जब पैसा मिलेगा तो एक तो ये फ्यूचर के अटैक्स रोक सकेंगे, क्योंकि वो वीक हो जाएंगे इकोनॉमिकली तो वो दूसरों को पैसे नहीं दे सकेंगे। दूसरा, मुसलमानों को पैसे मिल जाएंगे तो मुसलमान जो है ना वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, एक रीजन ये भी था। अच्छा, मुस्लिम ओनली फॉट, हाँ, मुसलमान जो है ना वो सिर्फ उनसे लड़े जो उनके खिलाफ लड़े। मुसलमानों ने बच्चों को कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने दरख्तों को कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने बूढ़ों को कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने औरतों को कुछ नहीं किया। ठीक है। अगेन अ थिंग विच स्टेब्लिशेस कि हमारी वॉर जो थी वो वॉर फॉर पीस थी, हम एग्रेसर नहीं थे। द जूज ऑफ खैबर अलाउड, हाँ, वर अलाउड टू स्टे आफ्टर डिफीट। ठीक है, जब हम जीत गए और वो हार गए, ठीक है, हमने उनको उनके मुल्क से नहीं निकाला, हमने उनके बच्चों और औरतों को एग्जीक्यूट नहीं किया। हमने कहा तुम जो अपने कंट्री में कर रहे हो, अपने क्या नाम है ट्राइब में कर रहे हो, करते रहो। तुम अपनी लैंड्स फार्म करना चाह रहे हो, तुम करते रहो। ठीक है, आधी क्या नाम है उसकी जो कमाई है वो भी तुम रखो, हमें बाकी आधी कमाई तुम दोगे। ठीक है, हम और कुछ नहीं मांगते। सही है, और तो हम तुम्हें क्या देंगे इन रिटर्न? हम तुम्हें मुस्लिम प्रोटेक्शन देंगे। क्या मतलब मुस्लिम प्रोटेक्शन का? कि अगर कोई तुम पे एग्रेशन, या अगर कोई भी तुम पे कहता है कि भाई हम जंग करेंगे इनके साथ, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, फिर आगे चल के ये लोग भी मुसलमान हो गए थे काफी सारे, तो मतलब वो अरेबिया ने वैसे ही एक्सपैंड कर लिया था, तो वैसे ही हम मुस्लिम मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन उस वक्त ये मुआहिदा हुआ था, जो कि बहुत जस्ट मुआहिदा है, जिस तरीके के मुआहिदे उस जमाने में होते थे। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन द बैटल ऑफ खैबर। अच्छा, अभी हमने ये सारा जस्टिफिकेशन देख ली कि हमारा जो एक्ट था वो एक्ट ऑफ पीस था। अब हम मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे देख लेते हैं, जो मैंने आपको वैसे भी ऊपर बताई थी पिक्चर के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। इलिमिनेट द खैबर स्ट्रॉन्ग होल्ड। खैबर had become a center of anti-Muslim conspiracies where expelled Jewish leaders like Huay bin Akhtab had plotted against Medina। ठीक है, ये वाली बात हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंडेड रिपीटेड बिट्रियल्स। ठीक है, वो जो हमें बार बार धोखे दे रहे थे तो उसको हमें खत्म करना था। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, सरप्राइज, हाँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जब मैदान जंग में हम पहुंचे तो हमने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई और जिसने हमें फतह से हमकिनार कराया। हम जब वहां गए तो हम सुबह के टाइम चले गए थे, जिस टाइम वो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो देवर कॉट ऑफ ऑफ गार्ड। ठीक है, उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि इस टाइम आके हम पे अटैक होगा, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। ठीक है, तो इस चीज ने हमें एक इनिशियल बूस्ट दिया। सही है, जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो क्रिकेट में ये होता है कि कोई भी अगर बैट्समैन पावर प्ले में अच्छा खेलना शुरू हो जाए, जैसे साइम अयूब है पाकिस्तान का, तो अगर वो 5 ओवर में, वनडे का मैच हो, और अगर वो 5 ओवर में 60-70 रन बना दे या इवन 50 रन भी बना दे, तो दूसरी टीम जो है ना वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, और फिर जो है ना वो वहीं से एक टेम्पो सेट हो जाता है फिर आगे की जंग के लिए। तो मुसलमान जल्दी पहुंच गए थे और फिर उन्होंने क्या नाम है अपना, मतलब थोड़ा सा हमें एक हेड स्टार्ट मिल गया था। अच्छा, यूज ऑफ कैटापोल्ट। ठीक है, जो आप बता रहे हैं मंजीक, सही है, इसका हमने इस्तेमाल किया था।
और ये एक इनोवेटिव टेक्निक थी उस टाइम के हिसाब से, तो इसको आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी की एग्जांपल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, siege warfare. Khyber had several well fortified fortresses, each one heavily guarded. Instead of attacking all at once, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam strategically targeted one fortress at a time. ये मैंने आपको बताई थी, हमने जब ऊपर ये देखें, जब भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, तो मैं आपको यहाँ बताया था कि ये 5 फोर्ट्रेसेस थे। हमने जो है ना हर किसी को जो है ना वो एक साथ नहीं अटैक किया था, हमने वन एट ए टाइम किया था। और इस स्ट्रेटेजी ने हमें वहां पे फायदा दिया। अगर हम अलग अलग करते तो फिर आ, हम ना फतह कर पाते फोर्ट्रेसेस, क्योंकि इतनी वीक नहीं थी कि जो मुसलमानों के छोटे छोटे ग्रुप्स उनको फतह कर सके। अच्छा, इसके बाद ठीक है, फर्स्ट वीकर फोर्ट्स वर टेकन टू कट ऑफ रिसोर्सेज एंड वीकन एनिमी मोरल। ये भी मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले वीक फोर्ट्स थे ना उनको हमने फतह करने की कोशिश की, उसके बाद जो सबसे स्ट्रांग फोर्ट था उसको हमने एंड में किया। ठीक है। अच्छा, लीडरशिप एंड चूजिंग द बेस्ट इंडिविजुअल्स। अच्छा, जैसे फोर्ट खैबर था वो नहीं फतह हो रहा था, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उसके लिए नॉमिनेट किया, और फिर उन्होंने जाके जो है ना वो किला जो है ना वो फतह किया। तो ये भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी कि आपने बेस्ट लीडर को चूज किया कि आपको वो किला फतह करके। ठीक है, तो ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी यहां से हो गई। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ खैबर। एलिमिनेशन ऑफ मेजर थ्रेट। अब जो बार बार यहूदी जो है ना फंडिंग कर रहे थे या लोगों को उकसा रहे थे या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो बंद हो गया। मुस्लिम गेन्ड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, क्योंकि उन्होंने खैबर पे कब्जा कर लिया था। अब खैबर के जो मतलब बहुत मतलब वो रिच इन रिसोर्सेज थे, वो बहुत वेल्दी एक ट्राइब था। तो उस पे जब कब्जा कर लिया तो वो दौलत मुसलमानों को मिली, तो मुसलमान जो है ना वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गए। ठीक है, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस इंक्रीज मुस्लिम रेपुटेशन, बिल्कुल, जब आपने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराया तो उसमें जब जब आप जितनी जितनी जंगें जीतते गए, आपकी जो रेपुटेशन है ना वो स्ट्रांग होती गई। फुट होल्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, बिल्कुल। अब हमें यहूदी भी हमारे जो है ना, जिस तरह कुरैश को हमने साइडलाइन कर दिया कि हाँ भाई कुरैश जो है ना अब हमसे नहीं लड़ेंगे, इसी तरह यहूदी भी हमसे नहीं लड़ेंगे ना, तो दो साइड्स हमने प्रोटेक्ट कर ली। अब हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे यही दुश्मन नहीं खत्म होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसका मतलब है हमने वी क्रिएटेड अ फुटहोल्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। मैरिज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बात बताई थी कि पहले जो है ना मैरिजेस इस्तेमाल की जाती थी टू स्टैब्लिश पीस। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बनु नादिर के ट्राइब से शादी की थी। अब जाहिर सी बात है, अगर आप उनसे शादी कर लो ना और उनके किसी स्ट्रॉन्ग कबीले से शादी करो, तो जब आपका रिश्ता कहीं हो जाता है ना, तो वैसे ही क्या नाम है, आप मतलब वो ट्राइब जो है ना आपकी काइंड ऑफ फेवर में चला जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी बात, तो ये चीज भी वहां पे अपनाई गई। ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 शादियां की थी, तो उनके मेजॉरिटी केसेस में ना ये मकासद थे कि हम लोग जो है ना बाकियों से, मतलब पॉलिटिकल मैरिजेस कह लें उन्हें, या दूसरों से ताल्लुकात बेहतर करने चाहे। ठीक है, तो अगर हम शादी करके वो पूरे कबीले को अपनी साइड पे ले सकते हैं ना, तो ये एक पॉलिटिकली बहुत अच्छा मूव है, मिलिटरीली एक बहुत अच्छा मूव है, जो कि उस टाइम किया जाता था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये टेक्निक भी अपनाई थी। ठीक है। अच्छा, तो ये बैटल ऑफ खैबर हो गया। ये सबसे ज्यादा मतलब लेंदी बैटल है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी, इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये काफी दफा ना इसके बारे में या तो एमसीक्यूज आते हैं या वैसे नोट्स आते हैं। ठीक है, बाकी जो तीनों बैटल्स हैं वो छोटे छोटे बैटल्स हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी हो जाएंगे। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। कोई भी अगर चीज नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, सर आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। यार इनफ फॉर टुडे तो ना करें, ये थोड़ा है, ये मतलब 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ताकि फिर ये लटका ना रहे, ये 4 लेक्चर्स हो गए हैं इस टॉपिक पे।
कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड पूछ लें। ठीक हो गया। अच्छा, बैटल ऑफ मुता जो है, ये दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी। एक तो मुसलमान इन्वॉल्व थे, दूसरा जो है ना वो रोमन एम्पायर इन्वॉल्व था। रोमन एम्पायर इस टाइम पे जो है ना वो इस तरीके से था कि जिस तरह आजकल यूएस और चाइना जो है ना वो वर्ल्ड पावर्स है ना, इस तरह की वर्ल्ड पावर था। अच्छा, जब मुसलमानों ने बाकी अरेबिया पे कब्जा कर लिया था या उनको अपनी साइड पे कर लिया था, तो मुसलमानों ने क्या किया कि हर जगह जो है ना वो पैगाम भेजना शुरू किया। मैंने आपको एक चार्ट भी दिया था जिसमें जो है ना सारे लीडर्स के नाम वगैरह भी थे कि किसको पैगाम पहुंचाने पे क्या रिस्पॉन्स आया, लॉन्ग टर्म में क्या रिस्पॉन्स था, शॉर्ट टर्म में क्या रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो एक किंगडम भी था गस्सानी किंगडम, जिसको हमने पैगाम भेजा था। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि हमारे एम्बेसडर को जो या हमारे इन्वॉय को जो है ना वो कत्ल कर दिया। ठीक है, तो अगर आप किसी के भी इन्वॉय को उस टाइम पे कत्ल करें या आज के जमाने में कत्ल करें, आज किसी के एम्बेसडर को आप कत्ल करें, इसका मतलब है कि आप उनके साथ जंग पे जा रहे हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली इस चीज के मुतरादिफ है कि अगर आप किसी के एम्बेसडर को कत्ल करें, आप उसके साथ जंग पे जा रहे हैं। किसी के एनवॉय को कत्ल करें तो इसका मतलब आप जंग पे जा रहे हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड में रिप्लाई कर रहा है। अच्छा, गसानी किंगडम जो है ना, गसानी किंगडम जो है ना वो वेसल स्टेट था रोमन एम्पायर का। अब किसी को पता है कि सर नोट्स ऐसी स्लाइड्स बनाए तो और रिसोर्सेज की जरूरत तो नहीं होगी? यार होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आप दूसरी रिसोर्सेज को पढ़ें आपके कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए। लेकिन वैसे एज सच इतनी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, मैंने काफी डिटेल्ड चीजें बनाई हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि मैं खुद भी ऐसे करता था, चाहे कोई मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर से भी मैंने पढ़ा, लेकिन मैं एक से ज्यादा सोर्सेज रेफर करता था। और इस टाइम देखें फरवरी का, सॉरी ये, हाँ मार्च का महीना है, पूरा साल पड़ा है, तो यार आप करें करें। अच्छा, जब मैं अच्छा, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये नोट्स ये चीजें इनसफिशिएंट हैं। ये चीजें तो समझे आपको, मैंने एक क्वेश्चन के लिए ना आपको 25 से 30 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, आपको चाहिए एक अच्छे सवाल अटेम्प्ट करने के लिए 8 से 9 आर्ग्यूमेंट्स या 8 से 10 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास मटेरियल तो इनफ है, लेकिन आप, वही बात है ना, खुद से जब तक नहीं स्टडी करेंगे ना किसी और सोर्स से, तो ये चीज पक्की नहीं होगी आपको और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपका सिर्फ इससे बन जाता है तो भी चले, ठीक है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप करें, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी मतलब हाँ रिसर्च करें या एफर्ट करें तो वो बेटर होगा। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं आपको बता रहा था वेसल स्टेट और सुजेरियन स्टेट में क्या फर्क होता है। किसी को पता है तो मुझे बताया, वरना मैं बताता हूँ अभी। चले, मैं आपको बता देता हूँ। वेसल स्टेट क्या होती है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है किसकी तरफ से? सुजेरियन स्टेट की तरफ से। ठीक है, क्या प्रोटेक्शन होती है? जनरली मिलिट्री प्रोटेक्शन होती है, और उसके अगेंस्ट वेसल स्टेट सुजेरियन स्टेट को क्या दे रहा होता है? वो उनको या तो पैसे दे रहा होता है या मिलिट्री सपोर्ट दे रहा हो या कुछ इस तरीके की मतलब सपोर्ट दे रहा होता है। यहाँ पे क्या था, गसानी किंगडम जो है वो वेसल स्टेट था। यहाँ पे नोट्स है ना, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है वेसल स्टेट क्या है और सुजेरियन स्टेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ अगली स्लाइड में लिखा होगा, खैर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो गसानी किंगडम क्या था? वेसल स्टेट था। और रोमन एम्पायर क्या था? वो सुजेरियन स्टेट था, वो सुजेरियन था इसके लिए, मतलब ये इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे थे। ठीक है, और ये इसके एवज पैसे दे रहे थे, रिसोर्सेज दे रहे थे। यहाँ पे लिखा है मिलिट्री एड एंड ट्रिब्यूट, मनी एंड रिसोर्सेज, ये गसानी इनको दे रहे थे। और प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्शियन एंड अरब ट्राइबल अटैक्स, ये इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना इंटरनल मामलात में तो खुद मुख्तार होते हैं,
लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी में जो है ना वो इस पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो सुजेरियन होता है जैसे रोमन एम्पायर इन दिस केस, ये इंटरनल मामलात में भी इस हद तक इंटरफेयर कर सकता है कि आपका लीडर कौन होगा या इस तरह की चीजें। ठीक है। वरना ज्यादातर जो है ना वो यही होता है कि आपके इंटरनल मामलात में आप इंडिपेंडेंट होते हो, और एक्सटर्नल मामलात में जो है वो फिर आप क्या नाम है अपने सुजेरियन पे डिपेंडेंट होते हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखी भी हुई है डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि इन्होंने मुसलमानों के इन्वॉय को जो है ना वो शहीद किया था। ठीक है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये तो एक तरीके से बेइज्जती भी होगी कि अगर हम इस चीज को बर्दाश्त कर लें, और हमारा नाम जो है ना वो भी खराब हो जाएगा कि भाई हमने हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ और हमने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, हालांकि वो उस टाइम के वर्ल्ड पावर थे, लेकिन फिर भी हमें जो है ना इनको जवाब देना है, वरना इसमें आगे बहुत ज्यादा नुकसान आता है। वो आगे मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ क्या क्या है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक फौज तैयार की, उसका लीडर बनाया जैद बिन हारिसा को, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे बोले जाते थे। उसके बाद उन्होंने बोला अगर इनको शहीद कर दिया जाए तो जाफर अबी इब्ने तालिब को जो है ना वो लीडर बनाया जाएगा, कमांडर बनाया जाएगा। ठीक है, ये हजरत अली के भाई थे। और अगर इनको भी, चेचनिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेसल स्टेट अंग्रेज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर इनको भी शहीद कर दिया जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा को जो है ना वो कमांडर बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अंदाजा लगाएं, मुसलमानों की फौज जो थी ना वो काफी सारे सोर्सेज के हिसाब से 3,000 की थी। तो 3,000 मुसलमानों की फौज है, और तकरीबन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि ये 2 लाख थे, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि रोमन एम्पायर के लाख फौजी थे, और कुछ कहते हैं कि 50,000। तो 2 लाख हो, लाख हो या 50,000 हो, आप 3,000 से तो बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करें ना, ये मैंने नेट से पिक्चर उठाई है, 3,000 और जो 2 लाख का नंबर है या लाख का नंबर है, वो आपस में किस तरह कंपेयर करता है। मतलब फौजें जब आमने सामने आई होंगी ना तो इस तरह का जो है ना वो सामने कोई पिक्चर बन रही होगी। ये आपके मुसलमान है और ये जो है ना आगे रोमन एम्पायर। ठीक है। अब इसके लिए जो है ना क्या करना चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये कि जब जंग शुरू हुई ना तो हजरत जैद बिन हारिस भी शहीद हुए, हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला भी शहीद हुए, और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला भी शहीद हुए। अच्छा, अब यहां पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को तैयार किया था ना, वो इंटेलिजेंस काम आई। क्या काम आई कि उन्होंने अपना लीडर अब चूज करना है। तो उन्होंने अपना लीडर जो है ना वो खालिद बिन वलीद को चूज किया रजी अल्लाह तआला अन्हु को। ठीक है। अब अगर वो इतने इंटेलिजेंट ना होते मिलिटरली तो वो किसी को भी चूज कर सकते थे। ठीक है। तो यहां पे इनको चूज किया और फिर इन्होंने जो है ना हमें एक डिफेंसिव रिट्रीट दिलाई इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जब हजरत खालिद बिन वलीद आए ना मिलिट्री लीडर बन के, तो उन्होंने क्या किया, ये जो पीछे है ना लाइन ऑफ डिफेंस इसको आगे ले आए। ठीक है। और ये जो लेफ्ट पे थी इसको राइट पे, जो राइट पे थी इसको लेफ्ट पे, क्योंकि मुसलमान जो है ना बहुत बड़ी आर्मी थी उसको उस वक्त नहीं डील कर पा रहे थे। तो इन्होंने स्ट्रेटेजी क्या क्या अपनाई, लेफ्ट वालों को राइट पे, राइट वालों को लेफ्ट पे, पीछे वालों को आगे ले गए। ठीक है। और क्या किया कि पीछे से जो है ना वो ढोल बजवाना शुरू किया और पीछे से धुआं उठवाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, ये रोमन एम्पायर को लगा कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज जो है ना वो पीछे से आ रही है। वो जो धुआं उठ रहा था ना उससे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा जो कोई घोड़े हैं ना वो आ रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है ना ये धुआं उठ रहा है या धूल उठ रही है और मिट्टी उठ रही है। और जो ढोल बजा रहे हैं ना, तो वो जो नई फौज आती थी ना तो ढोल बजा के आती थी, तो ये कोई नई फौज आ रही है। तो मुसलमानों ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हुए। सही है। मतलब देखिए, अगर ये वैसे ही पीछे होके भागना शुरू कर देते ना तो चांसेस ये थे कि ये हमें फॉलो करते, और अगर उस वक्त ना फॉलो करते तो ये हो सकता था कि ये मदीना पे अटैक करें, क्योंकि इनको समझ आ रही थी भाई मुसलमान तो वीक हैं तो इन पे तो अटैक करो। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक इस तरीके की टेक्निक अपनाई। ठीक है, एक तो इन्होंने पीछे वाले लोग आगे ले आए, तो इनको लगा भाई ये नए लोग हैं कोई, लेफ्ट वालों को राइट पे, राइट वालों को लेफ्ट पे ले गए। ठीक है। अब यहां से जो बंदा जंग कर रहा है ना उसको तो याद है कि भाई यहाँ पे फला फला मुसलमान थे, अब ये तो नए मुसलमान आ गए हैं। इसी तरह यहाँ वाला बंदा जो लड़ रहा है उसको तो नए मुसलमान नजर आ रहे हैं, और जो बीच से लड़ रहे हैं
तो वो तो पीछे वाले जब आ गया है तो इनको लगा ये तो नए हैं, और पीछे से जो है ना इनको लगा कि और ज्यादा फोर्सेस आ रही हैं इनकी। तो ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान पीछे होके मदीना की तरफ चले गए। अच्छा, इस पे जो है ना मदीना में जब ये लोग पहुंचे तो उस पे कहा गया कि तुम लोग जो है ना वो मतलब मैदान छोड़ के आ गए हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये मैदान नहीं छोड़ के आए, ये आगे आगे जंग करेंगे और फतह करेंगे इस एरिया को। ठीक है, और इस वक्त ये एक डिफेंसिव रिट्रीट है तो इसको हार ना बोला जाए। अच्छा, तो इसमें जो है ना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स चले उनकी हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग मौजूद है। तो इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि भाई मुसलमानों की ट्रेनिंग इस तरह की गई थी कि उन्होंने उस टाइम पे जब बताए गए कमांडर शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद को चूज किया, और उन्होंने जो है ना फिर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीजें सीखी थी उनको अप्लाई करके जो है वो एक हमें डिफेंसिव रिट्रीट दिलाई यहां पे। अच्छा, बैटल ऑफ मुता डिफेंसिव अप्रोच। हाँ, अगेन हम इस पे एग्रेसर नहीं थे, डिफेंसिव इसलिए थे क्योंकि हमारा जो है ना वो एनवॉय मारा गया था। और एनवॉय का मारना जो है ना वो यही मतलब है कि भाई आपने जंग का ऐलान कर दिया है। एक ऐलान होता है जंग का ऐलान लिख के होता है, और एक ऐलान ये होता है कि अगर आप किसी का एनवॉय मार दो जिसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, अगर आप उसको कत्ल करोगे इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली जंग का ही ऐलान किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये वो 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आपको पहले बोले थे। अगर हम ना अटैक करते ना तो ये सारी चीजें जो ना हमें फेस करनी पड़ती। मतलब if the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had not responded, it would have weakened the Muslim credibility in the region, कि भाई इनको तो कुछ भी कर लो ये कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ये मैं अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल की वो एग्जांपल दूं कि आप कोई बच्चा है, अगर आप उसको ना थप्पड़ मार दो और आगे से वो कोई भी रिएक्ट ना करे, ठीक है, या बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक बच्चा दूसरे को मार दे और रिएक्ट ना करे ना तो अगला वाला बच्चा और ऊपर से फिर आता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आपको फिर मिलिट्री में भी नजर आती है, और यही लॉजिक जो है ना हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुसलमान जवाब ना देते ना तो वो और ज्यादा एम्बोल्डन हो जाते कि चलो यार फिर कल तो हम इनको और सबक सिखाएंगे। ठीक है, इसलिए एक्शन लेना जरूरी था। इन एक्शन वुड हैव एम्बोल्डेंड एनिमीज, ये मैंने आपको बता दिया। द बैटल वाज अ डिफेंसिव मेजर टू अपहोल्ड डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी एंड डिटर फ्यूचर असैसिनेशंस, कि फ्यूचर में फिर कोई इस तरह की असैसिनेशन ना हो पाए। ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम बैटल में गए। अच्छा, इसके बाद अब दो और बैटल्स रहती हैं, गजवाए हुनैन और गजवाए तबूक। यार मुझे 10 मिनट और दें और हम ये कवर कर लेंगे। अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, या क्वेश्चन एंड में ले लेते हैं फिर। अच्छा, गजवा हुनैन की जो है ना सबसे पहले हम देख लें कि किस साइड पे कितने सोल्जर्स हैं। मुसलमानों की कितनी आर्मी है? 12,000 की, और इसमें जो है ना 2,000 रीसेंट कन्वर्ट्स हैं मक्का के। ठीक है, और दो जो ट्राइब्स हैं जो मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हवाजिन और सकीफ, इनकी कितनी आर्मी है? कुछ के मुताबिक 10,000 है, मतलब मुसलमानों से कम, कुछ के मुताबिक 20,000 है, मतलब मुसलमानों से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, मुस्लिम कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं ये हमें कहीं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता, लेकिन काफी कम हुई हैं। ठीक है, ये नंबर मिलता है हमें। एनिमी की कितनी कैजुअलिटीज हुई थी इस जंग में? 70 से 200 के बीच में हमें फिगर्स मिलते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हमें कितने मिले थे? 6,000 वुमेन और चिल्ड्रन हमें एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स मिले थे। हमें माले गनीमत में क्या क्या मिला था? 24,000 कैमल्स, 40,000 शीप्स, और बहुत ज्यादा जो है ना हमें मतलब सिल्वर गोल्ड वगैरह इस तरह की चीजें मिली थी। तो मतलब हम ये जंग जीत गए थे, लेकिन हमें मिला क्या क्या था वो ये था। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ था बड़ा ब्रीफली मैं बता दूं। भाई मुसलमानों का ना वो समझे कि उरूज का टाइम आने लग रहा था, और मुसलमान जो है ना वो स्प्रेड हो रहे थे, मुसलमानों का इन्फ्लुएंस स्प्रेड हो रहा था। ये इसको इस मैप से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर दो ट्राइब्स थे, एक बनु हवाजन था और एक बनु सकीफ था। ठीक है, ये वो ट्राइब इस रीजन के थे। किस रीजन के? ताइफ के। ताइफ का आपको याद होगा कि एक किस्सा है जिसपे बच्चों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव किया था, इतना किया था कि उनके पैर वो जो जूते थे ना वो भी खून से भर गए थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो, बल्कि उन्होंने खुद बोला था कि मेरी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल दिन था। कुछ रिवायात में ये आता है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेज, कुछ में आता है इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे।
इन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। ठीक है, तो ये उसी ट्राइब के थे लोग। अच्छा, कुछ पहले तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे क्यों गए थे, वहां पे इस्लाम का पैगाम लेने गए थे, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट की थी। अब जो है ना, ये हम लोग इनसे जंग करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये ताइफ की जगह है, और ये समझे मक्का है। ठीक है, मक्का से आप नीचे की तरफ आएंगे, ताइफ से थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हुनैन का मुकाम है, यहाँ पे जो है ना वो जंग होनी है। अच्छा, इसमें जो है ना दोनों तरफ पहाड़ है, और यहाँ से जो है ना वो कुफार की आर्मी आ रही है। ठीक है, और यहाँ से मुसलमानों की आर्मी आ रही है। अच्छा, इसके बारे में ना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। इस जंग में जाने के लिए ना, क्योंकि काफी सारे नए मुसलमान थे, तो वो थोड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कुछ मुसलमानों ने बोला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा दरख्त बना दें, आप तो नबी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर उसके साय में हम बैठेंगे, या क्या, इस तरह की बातें। और कुछ लोग इस तरह की बातें करने लगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो आर्मी इतनी ज्यादा है, हम 12,000 लोग हैं, हम तो इनको ऐसी की तैसी कर देंगे, इनकी कुफार की, ये लोग तो 10,000 है, या इनका नंबर जो भी हो, हम लोग तो 300 से 1,000 को हराते हैं, 3 गुना आर्मियों को हराते हैं, तो ये तो हम जंग जीत जाएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी, और कुछ बातों पे तो उन्होंने ये कहा कि ये तुमसे पहले के लोग भी इस तरह की बातें करते थे, और वो फिर नाकाम हुए। ठीक है, या उन पे अल्लाह का अजाब आया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का बड़ा गुस्सा था। खैर, ये जब वॉर शुरू हुई ना, तो मुसलमानों को शुरू में ना बड़ी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे देखें, जैसे ही वॉर शुरू हुई ना, तो ये पहाड़ की दोनों की तरफ से जो है ना वो तीर अंदाज निकला है, और मुसलमानों पे तीर बरसाना शुरू कर दिया, और इसमें कुछ मुसलमान शहीद भी हुए। ठीक है, तो इस टाइम जो है ना वो मुसलमानों को लगा ये तो बहुत बुरा होने लगा हमारे साथ। फिर ये वापस जाने लगे, मैदान छोड़ के वापस जाने लगे। ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये मुसलमान जो है ना वो वापस जाने लगे हैं। एक सेकंड, यहां से। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ खड़े रहे यहाँ पे लड़ने के लिए, और फिर आगे बढ़ने लगे। और उस टाइम वो कहने ये लगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इनके अल्फाज थे कि मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा, अल्लाह का रसूल। ये कहते आगे बढ़े, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा, अल्लाह का रसूल, और आगे बढ़ते गए, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा, अल्लाह का रसूल, और जंग लड़ते गए। ये चीज देखे ना, फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कुछ रिवायात में आता है, या कुछ रिवायात में आता है कि ये लोग खुद जो है ना सहाबा, ये फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड के लिए आए, फिर इन्होंने जो है ना इनके साथ जंग की, और फिर मुसलमान इवेंचुअली जीत गए। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली इसका वो था कि शुरू में उनको ये जो है ना तीरंदाजों से जो है वो मुश्किलात आई, फिर वो जाने लगे, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेज और ब्रेवरी की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी। अच्छा, कुफार्स आफ्टर फेसिंग ह्यूमिलिटी हिड इन देयर फोर्ट्रेस, मुस्लिम स्टेड आउटसाइड इट फॉर मेनी डेज, नो वन केम आउट टू फाइट। अच्छा, ये मुसलमानों को मुसलमान इनको धकेल धकेल के ना पीछे की तरफ ले गए, और फिर इनका किला था जिन पे ये जाके छुप गए। और मुसलमान कोई, कुछ रिवायात में आता है कि 20 दिन तक उस किले के बाहर खड़े रहे, इनको ललकारते रहे कि बाहर आओ बाहर आओ, ये आके नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, एक और स्ट्रेटेजी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां अपनाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तुम लोगों में से जो गुलाम हैं वो अगर बाहर आए, ठीक है, तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर आके हमें ज्वाइन किया, उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो उस पे जो है ना वो गुलाम काफी सारे बाहर आ गए, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ने के लिए बाहर नहीं आए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अब इनके खिलाफ लड़ने का फायदा नहीं है। तो फिर वो जीत तस्लीम करके वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरह मुसलमानों को जो है वो फतह हासिल हुई। अब इसमें हम लोग मिलिट्री स्ट्रेटेजी और ये देख लेते हैं कि क्या क्या थी। अच्छा, मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो थी इसमें, पहले तो जो है ना हम पे अटैक हुआ, तो मुसलमान जो है ना वो पीछे चले गए। लेकिन फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्रेवरी यहाँ पे ये थी, वो खड़े रहे, और उन्होंने बाकी आर्मी को भी जो है ना यहाँ पे बुलाया, और उनको बोला कि तुम डिफेंसिव मोड में आ जाओ, डिफेंसिव मोड में आओ, और उनके जो तीर है ना वो इस्तेमाल होने दो। ठीक है, वो तीर इस्तेमाल हुए। ठीक है, और डिफेंसिव मतलब उन्होंने शील्ड्स इस्तेमाल की होंगी, दूसरी चीज इस्तेमाल की होंगी, कि भाई उनके तीर इस्तेमाल हो गए। जब तीर इस्तेमाल हो गए तो उनका जो एडवांटेज था वो खत्म हो गया, फिर मुसलमानों ने अटैक किया। और मुसलमानों ने, हमें हर जंग में देखा है कि जब भी वो फ्रंट से जाते हैं ना तो वो हमेशा जीतते हैं। ठीक है, तो उनके तीर इस्तेमाल करके फिर वो उन्होंने फ्रंट अटैक किया, और फिर मुसलमान इस जंग में फातेह करार दिए गए। अच्छा, ये तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
अच्छा, प्रूव दैट द एम वाज पीस। डिफेंसिव नेचर ऑफ द बैटल, भाई किस तरह उन्होंने अटैक किया था, हमने नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, 6,000 जो है ना वुमेन और चिल्ड्रन हमें एज वॉर ऑफ प्रिजनर्स मिले थे। इंस्टेड ऑफ इंस्लेविंग देम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलीज्ड ऑल ऑफ देम अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हवाजिन मलिक इब्ने ऑफ आफ्टर ही इम्ब्रेस्ड इस्लाम। जैसे ही उसने इस्लाम कबूल किया, हमने उनको छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या इसमें पीसफुल चीज हुई थी? पीसफुल डिप्लोमेसी आफ्टर विक्ट्री, इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग अगेंस्ट तकीफ एंड ताइफ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड सीज बट लेटर विड्रू विदाउट एक्सेसिव ब्लडशेड। अच्छा, वो जब मैंने आपको बताया ना फोर्ट्रेस के बाहर खड़े हुए थे, ठीक है, तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, फोर्ट्रेस को गिरा भी सकते थे। वो पिछली बैटल में भी हम गिरा चुके हैं कैटापल्ट का इस्तेमाल करके, तो हम गिरा भी सकते थे, लेकिन हमने ये बेहतर ना समझा। ठीक है, हमने क्या किया फिर? ही पेव्ड वे फॉर गाइडेंस इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, शोइंग दैट हिज अल्टीमेट गोल वाज टू विन हार्ट्स नॉट लैंड्स। ठीक है, इससे वो बात प्रूव हो जाती है पीस वाली। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मुझे बताएं। नो लूटिंग और रिवेंज अनलाइक प्री इस्लामिक वॉर्स। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। द फाइनल रिजल्ट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। चले, ये टॉपिक था। फाइनल एक बैटल ऑफ तबूक है। इसमें एक्चुअल कोई जंग नहीं हुई थी, लेकिन जंग की थ्रेट थी। जंग की थ्रेट किस तरफ से थी? 2 मिनट लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। भाई उस टाइम जो है ना, दो बड़ी पावर्स थी, दो सुपर पावर्स, एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर। जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। ठीक है, तो रोमन एम्पायर ने इस वक्त जो है ना पर्शियन एम्पायर को डिफीट दे चुके थे ये लोग। तो इस वक्त जो है ना सोल पावर जो था, मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर था, वो रोमन एम्पायर था। अब खबर क्या फैली, रोमन एम्पायर को पता चला कि भाई मुसलमान जो है ना, या अरब जो है ना, वो तो उनमें यूनिटी आ चुकी है, या वो यूनाइटेड होने लगे हैं। तो अगर ये यूनाइटेड हो गए तो हमारे लिए तो बड़ा खतरा है। तो फिर किया ये कि कुछ रिवायात के मुताबिक इन्होंने 40,000 की आर्मी प्रिपेयर की, और ये मतलब अरब की तरफ आने लगे, मुसलमानों की तरफ आने लगे अटैक करने। तो फिर इसमें मुसलमानों ने क्या किया कि अपनी आर्मी प्रिपेयर की, पूरे अरब से कितने की आर्मी प्रिपेयर की? 30,000 की आर्मी प्रिपेयर की। ठीक है, और जंग कहाँ होनी थी? तबूक के मुकाम पे। ये इधर है गसानी किंगडम के पास, रोमन एम्पायर के बिल्कुल, मतलब ये स्टार्ट में ही है अपना, क्या नाम है, तबूक का एरिया। ठीक है, गसानी किंगडम क्या था? ये इनका वेसल स्टेट था, रोमन एम्पायर का। अच्छा, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है, मुसलमानों को ना बड़ी तकालीफ पेश हुई सिर्फ ये तबूक के एरिया में पहुंचने तक ही। क्यों? क्योंकि ये 700 किलोमीटर का एरिया था तकरीबन। अब 700 किलोमीटर का, सॉरी, सफर था तकरीबन। 700 किलोमीटर में ये था कि मुसलमानों के जब 18 लोग थे ना, उनके पास एक कैमल था। और जब आगे चलते गए तो ऐसी सूरत हाल आई कि 18 लोगों पे जो एक कैमल था, वो जो चेंज कर करके इस्तेमाल कर रहे थे कि पहले आप बैठे, पहले आप बैठे, फिर आप बैठे, इस तरह बारियां लेके वो कैमल्स इस्तेमाल कर रहे थे। आगे चले तो खाना खत्म हो गया। खाना खत्म हो गया, फिर जिन कैमल्स पे वो सफर कर रहे थे उनको उन्होंने काटा और उनको फिर एज अ खाना इस्तेमाल किया। ठीक है, और फिर इस तरह करके फिर वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, मुसलमान इस पॉइंट पे पहुंचे, लेकिन आगे से जो है ना कोई आया नहीं। मुसलमान बहुत दिन तक ना, बहुत दिन तक या कुछ अरसे तक जो है ना इस यहाँ पे रहे, लेकिन आगे से कोई फौज नहीं आई। अब इस पे दो थ्योरियां लगती हैं। एक थ्योरी ये लगती है कि भाई वो लोग डर गए थे रोमन एम्पायर वाले की, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आ गए हैं, तो इनसे जंग करेंगे तो हमारा नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जंग नहीं की। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनका शायद जो है ना शुरू में वॉर का इंटेंशन था और फिर इंटेंशन चेंज हो गया था, तो इसलिए जब वो हमारे बॉर्डर पे आए तो इन्होंने जंग नहीं की। मतलब ये आप ये इस तरह समझें कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस जाए अपनी पूरी आर्मी लेके। ठीक है, तो भाई या तो इंडिया डर जाए और वो जंग ना करे, ठीक है, तो हम उन्हें बोलेंगे यार तुम लोग डर गए, तुमने जंग नहीं की। ठीक है, अगर वो ये कहे कि नहीं हमारे जंग का इंटेंशन ही नहीं था, तो भी भाई हम तुम्हारे मुल्क के अंदर तो घुस गए हैं ना, अगर हम लोग अटैक करते हैं फिर क्या करोगे? ठीक है, ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटैक नहीं करना था तो वो वापस चले गए, लेकिन आप मुल्क के अंदर किसी के घुस गए हैं।
ठीक है, तो खैर उन्होंने अटैक नहीं किया और हम वापस आ गए। जब वापस आए ना तो मुसलमानों का कोई बहुत बेहतरीन इस्तकबाल हुआ, क्योंकि वो एम्स जो मुसलमानों को जंग जीत कर अचीव करने थे वो जंग जीते बगैर अचीव हो गए। किस तरह? कि भाई जंग जीतते तो आपका बहुत नुकसान होता, फिर कुछ लोग वापस आते, कुछ लोग शहीद होते। ये जंग लड़े बगैर, और किसके साथ? वर्ल्ड पावर के साथ लड़े बगैर आप वापस आ गए हो, और पूरे अरेबिया में ये बात फैल गई कि मुसलमान जो है ना रोमन एम्पायर के साथ लड़ने गए थे, उनके बॉर्डर पे गए थे, और वो बगैर किसी नुकसान के और बगैर उनसे लड़े, और रोमन एम्पायर ने हम पे अटैक नहीं किया। इस सिचुएशन में हम वापस आए। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज कहलाई जाती है, विदाउट ब्लडशेड। ठीक है, फिर आगे चल के जो है ना पूरा अरेबिया जो है हमारे अंडर आया था। वो किस तरह? क्योंकि ये जो एरियाज थे ना यहाँ पे, जो इनके वेसल स्टेट्स होते थे रोमन एम्पायर के, ठीक है, उनके साथ हमने ट्रीटीज साइन कर ली, और वो फिर हमारे प्रोटेक्शन के अंडर आ गए। ठीक है, तो इस जंग से हमें ये फायदा हुआ, और तकरीबन पूरा का पूरा जो अरेबिया है वो हमारे अंडर आ गया। तो ये हुआ था। इसमें ये प्रिएम्प्टिव अपना क्या नाम है, वॉर स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बाकी ये कि पीस रिलेटेड स्ट्रेटेजीज हैं। प्रिएम्प्टिव स्ट्रेटेजी थी, प्रिएम्प्टिव स्ट्रेटेजी क्या थी कि भाई वो जंग के लिए तैयार हो गए थे, हमने बजाय इसके कि हम जंग का ऐलान होता प्रॉपर, हम और पहले से तैयार हो गए और फिर चले गए। दूसरा जो है ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आर्मी तैयार की थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फीट है हमारे लिए कि 700 किलोमीटर दूर जाके हम जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, इतना मतलब हमारी आर्मी स्ट्रांग थी, हम वेल प्रिपेयर्ड थे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हम 30,000 लोग चले लेके चले गए पूरे अरेबिया से। ठीक है, तो वो वैसे ही घबरा गए कि भाई इतना बड़ा नंबर आ गया, मुसलमान जो 1,000 3,000 मैक्सिमम 10,000 या 12,000 से लड़ने आते थे, आज 30,000 लोग ले आए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो वर्ल्ड पावर घबरा गई। अलायंसेस एंड डिप्लोमेसी, भाई ये अगले उसमें भी हमें मिल जाएगा पॉइंट, इसलिए मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अच्छा, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं? हिज वॉर्स वर डिफेंसिव एंड डिप्लोमेसी वाज एंड एम्ड एट लास्टिंग पीस रादर देन डोमिनेशन। ये सिंपल सी बात है, ये बड़े फेमस हिस्टोरियन ये बात कहते हैं, वो आपके क्वेश्चन को स्टेब्लिश करती है बात। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अवॉइडिंग अननेसेसरी ब्लड शेड। ठीक है, क्योंकि हम वापस आ गए, हमने वहां पे खून खराबा नहीं किया, तो ये पीसफुल एक्ट था हमारा, पीसफुल नेगोशिएशन। अच्छा, वहां जहां हम गए थे उन एरियाज में काफी सारे ऐसे ट्राइब्स थे जिनके साथ हमने ट्रीटी साइन की और उनको अपनी प्रोटेक्शन के अंडर ले लिया। ठीक है, मतलब हमने एक्सपेंशन भी इंश्योर की विदाउट ब्लड शेड। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉपिक था सीरत का पूरा। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो इंडिविजुअल का रह गया है, वो मैं आपको स्लाइड में सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो इन्हीं सारी स्लाइड से मिलके जो है ना वो टॉपिक बनता है। इस पे कभी पास पेपर में सवाल नहीं आया, इसलिए मैंने उस पे स्लाइड्स बनाई नहीं हुई। मैं स्लाइड्स या नोट्स उनके बना के दे दूंगा, और वो इस तरह बनाऊंगा कि आपको ना एक्स्ट्रा जूम की तरफ से मुझे जो है ना वो कुछ टाइम बाद आता है, मतलब एक आध घंटा लग जाता है मुझे ना आने में। तो वो जैसे ही मुझे आता है तो फिर मैं मतलब अभी तो सो जाता हूँ, फिर सहरी में उठता हूँ, तो फिर ऑफिस जाना हो जाता है, फिर मैं दोपहर में कोई करता हूँ अपलोड, लेकिन मैं सुबह सहरी तक इंशाल्लाह कर दूंगा ये। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं आज। हाँ हाँ, एमपीटी में आपको काम आएगा बिल्कुल। मीटअप, आप कहाँ से हैं? मैं कराची में होता हूँ। अच्छा, तो मैं लाहौर आया तो मैं सबको बता दूंगा। लाहौर मेरा अभी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है आने का, लेकिन मेरा हुआ तो मैं जरूर बता दूंगा। कराची है तो फिर आप मिल लीजिएगा लाजमी। एमसीक्यू उसके लिए बुक? अच्छा यार, मैंने क्योंकि मैं जब तैयारी करता था ना तो मैं जॉब के साथ कर रहा था, तो मैं छुट्टी लेता था कोई 3 1 महीने की। तो उसमें तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं एमसीक्यूज करूँ। मैक्सिमम ये कर पाता था कि मैं पास्ट पेपर्स कर लेता था। लेकिन एमसीक्यूज के लिए मैंने वैसे डोगर पब्लिशर्स की बुक खरीदी थी। तो उस वो अगर आप मैं तैयारी तो बहुत अच्छी नहीं कर सका था, लेकिन वो कर लें तो बेहतर है। सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि आप पास्ट पेपर्स के जो है ना वो सारे एमसीक्यूज कर लें।
आप 1980 से सारे पास पेपर के एमसीक्यूज कर लें। ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं वैसे ये करता था कि जैसे अगर गजवात के बारे में कोई सवाल आ रहे हैं, तो खुद ही क्या नाम है गजवात से रिलेटेड सर्च करना, चीजें शुरू कर दी और उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो कर लिए। लेकिन आप डोगर पब्लिशर्स की बुक मेरे ख्याल से खरीद लें, क्योंकि एमसीक्यूज का तो पता नहीं है ना, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। ठीक है, आपने इस साल का इंग्लिश प्रेस, अगर प्रेसी का पेपर देखा है, तो क्या ही एमसीक्यूज थे यार, वो क्या मतलब बहुत मुश्किल हो गया थी, वो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये है कि एमसीक्यूज के लिए बंदा पूरा सिलेबस कवर कर ले, पास पेपर्स कर ले, और अगर कोई भी एक बुक फेमस है, वो उससे एमसीक्यूज की तैयारी कर ले, तो फिर उसके बाद दुआ करे कि भाई ये हो जाने चाहिए एमसीक्यूज इंशाल्लाह। कराची में यार मतलब एक एरिया है गुलशन इकबाल, वहाँ रिहायश है, ऑफिस भी उधर ही है मेरा, और घर भी उधर ही है मेरा। सर बुक्स फॉर डिटेल्स, वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह तैयारी करता था कि जैसे इकोनॉमी का टॉपिक मैं अगर कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, तो मैं देखता था रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। उमर छापरा की बुक्स रिकमेंडेड हैं, एक और स्कॉलर है उनकी बुक्स रिकमेंडेड हैं। उनकी बुक्स को मैं देख लेता था, अगर बुक्स मुझे मुश्किल लगती थी या नहीं मिलती थी, तो मैं यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स देखता था, उस टॉपिक पे मौजूद हैं, तो वो मैं कर लेता था। ठीक है, लेक्चर्स ये होता था कि वो 1 घंटे में ना एक पूरा लेक्चर हो जाता था। और फिर एफपीएससी यही चाहता है ना कि वो जो कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं वो हमें समझ आए। तो वीडियोस के थ्रू मुझे ज्यादा बेहतर चीजें समझ आती थी, तो इस तरह कर लेता था। और बुक वैसे मैंने ना सिर्फ करीमदा चुगताई की ली हुई थी, लेकिन वो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता था। मैं इसी तरह करता था कि एक टॉपिक लिया, उस पर देखा कि पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसको फिर इंटरनेट के थ्रू हर तरीके से जो है ना, मैंने मतलब प्रिपेयर करने की कोशिश की। ठीक है। और आप अच्छा प्रिपेयर कैसे करते हैं, कोई भी आप बात कहें उसके साथ कोई भी रेफरेंस अटैच्ड है, जैसे आयत हो गई, हदीस हो गई, तो इसका मतलब गुड इनफ, मतलब आपके पैराग्राफ में अगर आयत और हदीस आ गई तो सही है। या जैसे ये सीरत का क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई एग्जाम्पल आ गई, तो बस गुड इनफ। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि आपने आंसर अच्छा प्रिपेयर किया या नहीं किया। वैसे आप करीम दाद की बुक अगर रख लें, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर लेगी। हाँ यार, ये जी ऑफिस में आजकल मैं होता हूँ। यार ऑप्शनल्स में आजकल तो कोई नहीं पढ़ा रहा, वैसे मैंने पास में जेंडर स्टडीज पढ़ाया हुआ है, इंटरनेशनल लॉ का भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अच्छा, टाइम कितना देना चाहिए हर सब्जेक्ट को? मैंने इस पे ना एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, जब मैं तैयारी कर रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो देख लीजिएगा कि अगर आपके पास 3 से 4 महीने हैं तो किस तरह टाइम करें। और एक फेसबुक पोस्ट भी है जो मैंने इससे रिलेटेड बनाई थी, वो आपसे शेयर कर दूंगा। हाउ टू एनरोल, अच्छा ऑप्शनल्स अभी मैं तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये है कि मैं एडमिन से आपकी राब्ता कर लूंगा जब मैंने स्टार्ट करने हुए, तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। श्योर, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल हो जिनका आपको डिटेल में आंसर चाहिए हो, तो आपकी कोऑर्डिनेटर हैं अर्शिया आई गेस, उनके थ्रू आप मुझे भेज दिया करें, मैं आंसर दे दूंगा। और मैंने आपको फ़ोन नंबर का भी बताया था कि मेरा एक था फ़ोन नंबर, वो मैं एक्टिवेट कर लूंगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, तो एटलीस्ट मैं वीक में कुछ टाइम निकाल लेता हूँ उन पे मतलब क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो आपको वैसे भी हम मतलब मैं रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो 10 बजे इंशाल्लाह हम लोग का प्लान है क्लास रखने का। ठीक है जी, फिर मिलते हैं, चले इंशाल्लाह कल।